दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर 1 द नेशनलिज्म इन यूरोप। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके क्लास 10th के हिस्ट्री चैप्टर 1 में। अक्सर इससे सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। क्यों ये हम सोचने वाली बात है कि नेशनलिज्म होता क्या है। किसी देश से, अपने देश से प्यार करना, अपने देश से देशभक्ति रखना, ये नेशनलिज्म कहलाता है। तो सबसे पहले हमारे वर्ल्ड में जो नेशनलिज्म का फीलिंग्स डेवलप हुआ वो हमारे यूरोप से शुरू हुआ। तीन चीजों को हम लोग पढ़ते हैं। आज सब लोग सुनिएगा, जहां पे समझ में ना आए डिस्कस करिएगा और नोट भी करते चलिएगा। आज आपको मिलवाते हैं, ये है फ्रेडरिक सेडियो। फ्रेडरिक सेडियो जो एक फ्रेंच आर्टिस्ट हुए, इन्होंने ड्यूरिंग 1848 में 4 पेंटिंग्स बनाया। ये 4 पेंटिंग्स इनका इमेजिनेशन था कि इनका यूरोप जो है डेमोक्रेटिक हो, वहां के लोग सोशली फ्री हो, उनको वोटिंग राइट्स मिले। इनका मतलब एक इमेजिनेशन था, एक ख्वाब था कि हमारे यूरोप के लोगों को वोटिंग राइट्स मिले, यानी कि मोनार्की खत्म हो। मोनार्की आप जानते हैं, और एज यू नो दैट वेरी वेल, मोनार्की वह सिस्टम है जहां पे कोई भी डिसीजंस उसके किंग लेते हैं। जैसे जो राजा चुनने का अधिकार होता है एक ही परिवार के लोगों का होता है। मोनार्की सिस्टम में जो कॉमन सिटीजन्स को वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं। तो ये इनका फ्रेडरिक सेडियो का एक इमेजिनेशन था कि हमारा यूरोप में मोनार्की जो है एंड हो और डेमोक्रेटिक फैसिलिटीज फीचर्स एस्टैब्लिश हो। इन्होंने 1848 में 4 पेंटिंग्स बनाया। उसमें से एक पेंटिंग जो आपके क्लास 10th के हिस्ट्री चैप्टर 1 में पेस्टेड है। इस पेंटिंग का नाम है द पैक्ट बिटवीन नेशंस। इट इज मेड बाय फ्रेडरिक सेडियो। ही वाज अ फ्रेंच आर्टिस्ट। सो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस पेंटिंग। अगर आप इस पेंटिंग को समझ गए, यानी पूरा चैप्टर समझ गए, समझिएगा इस पेंटिंग का जो मोरल ऑफ द जो स्टैचू है, इसको लिबर्टी ऑफ स्टैचू बोलते हैं। इसमें एक लेडी है, इनके वन हैंड में मैन चार्टर बुक है और एक हाथ में दूसरे हाथ में जो है एनलाइटमेंट ऑफ द वर्ल्ड है, एक टॉर्च है। उसको कहा जाता है एनलाइटमेंट ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड को जो लाइट प्रोवाइड किया वो। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये जो मिडिल आप ये फिगर देख रहे हैं, इसमें है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। और लिबर्टी का मतलब क्या होता है? आजादी। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, इसके एक हाथ में जो है मैन चार्टर बुक है, दूसरे हाथ में एक टॉर्च है जिसको बोलते हैं एनलाइटमेंट ऑफ द वर्ल्ड। अब हो क्या रहा है कि पूरे यूरोप के लोग जो है अपने अपने देश का झंडा लेकर, फ्लैग लेकर इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। यह दिखा रहा है कि उन्होंने अपना मोनार्की सिस्टम को खत्म कर दिया है और वो सोशली फ्री होना चाह रहे हैं और डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। यानी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज का फ्लैग है इसमें, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो सब अपने देश का जो अलग अलग फ्लैग लेकर के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं, पार कर रहे हैं। ये दिखाता है कि ये जो लोग हैं अपने यहाँ मोनार्की खत्म कर चुके हैं और डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसको एस्टैब्लिश करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें एक और चीज है, आप देखिएगा इन लोगों को ऐसा करता हुआ देख के जो यूरोप के गॉड एंड गॉडेस हैं, जो एंजल्स हैं, और स्पेशली जीसस क्राइस्ट है, ईसा मसीह है, ये सब क्या कर रहे हैं? इन लोगों को ब्लेसिंग दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, खुश हो रहे हैं। ऐसा करता देख करके कि हमारा यूरोप डेवलप कर रहा है, तो यहाँ के जो सिटीजन्स, जो लोग ऐसा इसमें शामिल हैं, उनको देख करके, जो आप ऊपर देख सकते हैं, ये जीसस क्राइस्ट है, एंजल्स है, गॉड गॉडेस है, यूरोप है, वो इन लोगों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। एंड द मोस्ट पार्ट आप यहाँ पे आपको कचरा दिख रहा होगा, इट्स अ मुकुट है, मुकुट। तो ये क्राउन्स है किसका? जो मोनार्की किंग्स थे उनका क्राउन्स है। वो लोग क्या कर रहे हैं, जो भी पहले मोनार्की किंग्स थे, अपना क्राउन्स को फेंक करके, मतलब उतार करके, सब लोग डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं और एक अच्छा जीवन को शुरू करने के लिहाज से, उम्मीद से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आपको जो कचरा दिख रहा होगा, वेस्ट है, इट्स अ वेस्ट ऑफ क्राउन मोनार्की किंग्स। इज दैट ओके? एनी प्रॉब्लम? सो अगर इस फिगर को आप समझ गए, यानी कि आपका पूरा का पूरा चैप्टर लगभग आप समझ गए। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। इस फिगर को किसने बनाया था? फ्रेडरिक सेडियो ने बनाया था। कब बनाया था? ड्यूरिंग 1848। ये क्या है? इनका इमेजिनेशन है।
कि पूरा का पूरा यूरोपियन कंट्रीज जो है अपने मोनार्की को खत्म करके डेमोक्रेटिक होने जा रहा है और सोशली फ्री होने जा रहा है। अब एज यू नो दैट वेरी वेल कि जहां मोनार्की रहता है लोगों को प्रोटेस्ट करने का अधिकार, राइट टू स्पीच नहीं होते हैं। तो ये इमेजिनेशन है फ्रेडरिक स्टूडियो का। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे here you can recognize the torch of enlightenment, see wears। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो टॉर्च है वो इनलाइटमेंट, टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट बोलते हैं। इसी टॉर्च को बोलते हैं इनलाइटमेंट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व का एक क्या बोलते हैं उसको, ज्योतिपुंज बोलते हैं। और दूसरे हाथ में जो यहां पे आपको दिख रहा होगा द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन द अर्थ। एज you'd recall artists the time of the French Revolution personified liberty as a female figure। मतलब उन्होंने उस दरमियान क्या किया था कि फ्रांस में जहां पे रिवोल्यूशंस करना होता था तो इस फिगर को एज ए एल्गोरी पढ़ना है अभी हम लोग को, तो इस फिगर को रिप्रेजेंट करते थे। मतलब एक तरह का उनका सिंबल था कि जहां ये फिगर रहेगा वहां रिवोल्यूशंस होंगे, बदलाव होंगे। तो उस समय फ्रांस में जो इस फिगर का भरपूर यूज किया गया था। इस फिगर में जो है एक लेडी है, उनको कहा गया स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। एक हाथ में जो है इनलाइटमेंट, टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट है, दूसरे हाथ में मैन चार्टर बुक है। एनी डाउट? आगे बढ़े। सो लेट अस प्रोसीड। सो दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज lie the shattered remains of the symbols of absolute institutes। इन चीजों को देख करके जो वहां यूरोप के जो एंजल्स है, गॉड है, गॉडेस है, जीसस क्राइस्ट है, वो लोगों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि हमारे यहां बदलाव हो रहा है। इन स्टूडियोज ऑटोपियन विजन द पीपुल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड द नेशनल कॉस्ट्यूम्स। आप देख सकते हैं कि यूरोप के अंदर जो भी अलग अलग कंट्रीज के लोग हैं अपना अलग अलग फ्लैग को लिए हुए हैं। ये क्या दिखाता है कि पूरे यूरोप में जो अलग अलग कंट्रीज के लोग थे सब इकट्ठे हो रहे हैं और सब अपने यहाँ का जो मोनार्की सिस्टम को खत्म करके डेमोक्रेसी की ओर बढ़ रहे हैं। सो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, लीडिंग द प्रोकेजन वे पेस्ट द स्टैच्यू। Let us proceed to our next topic, the introduction of French Revolution and the idea of the nation. So we are studying chapter 1 of class 10th, the rise of nationalism in Europe. So now we are going to study the next topic, the French Revolution and the idea of the nation. फ्रेंच रिवॉल्यूशन को हम एक डेट याद रखिएगा, 1789। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में हुआ था। तो इन दो चीजों को आप डिवाइड करके पढ़िए। बिफोर 1789 क्या था? तो फ्रांस में 1789 के बिफोर मोनार्की था। वहां पे लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं थे, लोगों को प्रोटेस्ट करने का राइट नहीं थे, लोगों को वहां का लीडर इलेक्ट करने का राइट नहीं थे। ठीक है, लेकिन एक फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है ड्यूरिंग 1789। उसके बाद क्या होता है, फ्रांस में धीरे धीरे मोनार्की को खत्म कर दिया जाता है और वहां के लोग जो है वोटिंग राइट्स अचीव करते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है कि जो वहां का बर्बन डायनेस्टी था जिसने मोनार्की को रीस्टोर किया था, मतलब बर्बन डायनेस्टी ने ही मोनार्की को पहले से वहां पे 1789 के बिफोर चलाते थे। तो 1789 के बाद जो है बर्बन डायनेस्टी को हटा दिया गया और वहां के लोग जो है एक नेशनलिज्म से इंस्पायर हुए और अपने यहां मोनार्की को खत्म करके डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश किए। वहां पे लोग जो है सोशली फ्री होने लगे। ये ड्यूरिंग द 19th century नेशनलिज्म इमर्ज्ड एज अ फोर्स व्हिच ब्राउट अबाउट स्वीपिंग चेंज इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ द यूरोप। 1789 में 19th सेंचुरी में जो यूरोप में क्या हुआ, खासकर फ्रांस में क्या हुआ कि वहां पूरा का पूरा सिस्टम बदल गया। ये शुरुआत फ्रांस से होता है। The end of result of these changes was the emergence of the nation state in the place of dynastic empires of Europe। ये कहानी जो है 1789 का है। उस समय जो नेशन स्टेट, एक नेशन स्टेट समझिए क्या होता है
नेशन स्टेट हो गया कि जैसे हमारे इंडिया एक नेशन स्टेट है। यहाँ पे इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं, उसके जो सिटीजन्स हैं सब इंडिया को लाइक करते हैं। मतलब नेशन स्टेट होना भी एक तरह का मोनार्की को खत्म करना होता है। नेशन स्टेट जैसे अपना हम इंडिया के अंदर नेशन स्टेट कैसे डेवलप कर सकते हैं? बाय शेयरिंग आवर लैंग्वेज एंड कल्चर। जैसे मान लीजिए कि कुछ अलग अलग कम्युनिटीज हैं, अलग अलग रिलीजन्स हैं, अपना कल्चर शेयर करता है, लैंग्वेज शेयर करता है, तो उसे देशभक्ति फील होगा कि हम इंडिया में अच्छे से रह रहे हैं। तो ये चीजें जो है 1789 में नेशन स्टेट डेवलप होने लगा इन प्लेस ऑफ एक डायनेस्टी चल रहा था, बर्बन डायनेस्टी, उसके जगह पे। ठीक है। और उसी टाइम क्या हुआ था कि जो पहले जो फ्रांस के अंदर जो एक ओल्ड फ्लैग था जिसमें वहां का जो मोनार्किक किंग्स का फोटो हुआ करता था, तो 1789 में ही ट्राई कलर फ्लैग आ गया। ये भी चेंज हुए। फिर फ्रांस ने अपना नेशनल एंथम कंपोज किया, और नेशनल एंथम कंपोज किया, उस नेशनल एंथम के साथ ओथ लिया, शपथ लिया कि हम फ्रांस को इसी तरह से मोनार्की नहीं आने देंगे और आगे बढ़ाएंगे। तो ये मेजर चेंजेस होता है ड्यूरिंग 1789। The concept and the practices of a modern state in which centralized power exercised savage control over a clearly defined territories had been developing over a long period of time in Europe। क्योंकि ये पहले से चलता आ रहा था कि जो वहां के राजा थे, किंग थे, अपने हिसाब से चीजों को इलेक्ट करते थे, जो पॉलिटिकल राइट्स अपने हिसाब से देते थे कितना है। लेकिन ये जब फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ यानी 1789 में, उसके बाद चीजें बदल गई। मतलब कुछ कुछ जो ऑथराइज्ड पावर जो है कॉमन सिटीजन्स के पास आ गया। जैसे इसी समय जो फ्रांस के लोग थे, क्योंकि वोटिंग राइट्स आ गया था, उन्होंने ई स्टेट जनरल इलेक्ट किया। मतलब एक तरह का जो वहां का नेशनल असेंबली था उसका वर्ड नेम था ई स्टेट जनरल, उसी का बाद में नाम पड़ा नेशनल असेंबली। पहले ई स्टेट जनरल इलेक्ट किया, बाद में उसका नेशनल असेंबली नाम रखा, जो मिनिस्टर्स जो वगैरह फॉर्म होते हैं उन चीजों को। You can see the nation state was one in which the majorities of citizens and not only its rulers come to develop a sense of common identity and shared history. This commonness did not exist from the time immemorial. It was forget through struggle, though the action of leaders and the common peoples। जैसे हम समझाते हैं आपको कि नेशन स्टेट क्या होता है, कैसे यह बनता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेशन स्टेट। मान लीजिए कि किसी देश को नेशन स्टेट कब बोलेंगे, चाहे नेशन स्टेट कहां है, तो ये डेवलप कैसे होता है। जैसे किसी भी कंट्री के अंदर अलग अलग रिलीजन के मानने वाले लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटी के मानने वाले लोग हैं, वो लोग अपना आपस में लैंग्वेज शेयर करेंगे, है ना, कल्चर शेयर करेंगे, तब जाके वो नेशन स्टेट बनता है। जैसे इंडिया इज एग्जांपल ऑफ नेशन स्टेट। उसके बाद फ्रांस में भी वहां नेशन स्टेट, जो नेशन स्टेट से ही डेवलप हुआ नेशनलिज्म। पहले क्या था कि कहीं भी हमारे इंडिया में भी छोटा छोटा स्टेट होते थे, उस छोटा छोटा स्टेट के किंग होते थे जिसको प्रिंसली स्टेट बोलता था, तो वहां पे नेशन स्टेट नहीं पाया जाता था। लेकिन फ्रांस में फर्स्ट टाइम हुआ जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद से नेशन स्टेट जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हुआ, इसी से आगे नेशनलिज्म डेवलप हुआ। This chapter will look at the diverse process through which nation state and nationalism came into being in 19th century Europe। ये जो इंसिडेंट हो रहा था सब 19th century यानी 1789 की बात है, 1979 की बात। ठीक है। The first clear expression of nationalism came with the French Revolution 1789। क्या क्या मेजर चेंजेस हुए? फ्रांस ने अपना जो ओल्ड फ्लैग था उसके जगह पर ट्राई कलर फ्लैग लाया, अपना नेशनल एंथम कंपोज किया, नेशनल एंथम के साथ ओथ लिया। ठीक है। और दूसरा चीज हुआ कि फ्रांस के लोगों ने ई स्टेट जनरल इलेक्ट किया, उस ई स्टेट जनरल का नाम रखा नेशनल असेंबली, उनको वोटिंग राइट्स मिला। इज इट क्लियर? एनी डाउट? The political and
constitutional changes that come in the wake of French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens। वही बात है, चीजों को जो है मोनार्की खत्म हो गया और ये एस्टैब्लिश हुआ। द रिवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड, ये चाहिए समझिएगा, जब ये मोनार्की वहां खत्म हो गया तो एक सिरोमनी रखा जाता है ना, तो लोग वहां के एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं। रिवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपल हु वुड हेंस फोर्थ कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड सेट इट्स ऑब्स्टिनिटी। मतलब उसके बाद एक सिरोमनी ऑर्गेनाइज किया गया और जो और मंडलिटी के लोग थे उनको दूर किया गया और दिखाया गया कि नहीं, अब हमारे यहाँ मोनार्की खत्म हो गया। इसके आगे की कहानी मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं, फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। अब इस बात से क्या होता है, जो फ्रेंच आर्मीज थे, ठीक है, फ्रेंच आर्मीज ने पूरे यूरोप में इस बात का ढिंढोरा पीटने लगते हैं कि हमने मोनार्की को खत्म किया, हमने हमारे यहाँ से जो लोगों को वोटिंग राइट्स दिलवाया, उनको कहे तो चुल मच जाती है कि पूरे यूरोप में उनका कहना था कि अगर छोटा सा देश एक फ्रांस अपने यहाँ मोनार्की खत्म कर सकता है तो बाकी का जो यूरोपियन कंट्रीज है वो क्यों नहीं कर सकता है। उसी बीच एक आदमी का जो है एंट्री होता है, उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट का हम लोग को आप लोग को बस बेसिक जानकारी चाहिए। इसी टाइम में नेपोलियन बोनापार्ट का एंट्री होता है और फ्रांस में आता है। फ्रांस में जो थोड़ा बहुत डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हुआ है उसको उखाड़ फेंकता है और अपना कोड लाता है, इसको बोलते हैं नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड ऑफ 1804। वो क्या करता है, एक तरह का रूलर था। तो फ्रांस में आते आते वो क्या किया कि वहां का जो डेमोक्रेसी सिस्टम था उसको उखाड़ फेंक करके अपना कोड एस्टेब्लिश करता है। तो उन लोग उनके उस जो कोड में क्या क्या रूल्स थे, कुछ रूल्स बनाए थे उसमें, उसके बारे में पढ़ना है, फिर उसका ड्रॉबैक्स निकला, ठीक है। A new French flag, the tricolor, was chosen that replaced the former royal standard. You can see the new France tricolor flag. It happens during French Revolution, and I have already told you. Look at the board. The citizens of France has elected the States General, was elected by the body of active citizens and renamed the National Assembly. मतलब वहां के लोगों ने जैसे ही मोनार्की खत्म हुआ उन लोगों को क्या मिला, वोटिंग राइट्स मिला, और वोटिंग राइट्स मिला तो उन्होंने स्टेट जनरल, जैसे वहां का हमारे यहाँ होता है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो उन्होंने एक तरह का असेंबली इलेक्ट किया। उसका नाम था, ओल्ड नाम था स्टेट जनरल, और बाद में इसका नाम रखा गया नेशनल असेंबली। इज इट क्लियर? एनी डाउट? न्यू हाइम्स वेयर कंपोज, ओथ टेकन, I have already told you that French Revolution and the idea of the nation, a centralized administrative system was put in place. It formulated uniform laws for all the citizens within its territory. Internal customs duty and dues were abolished. A uniform cost system or एट एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड। एक और चीज हुआ था, जैसे कोई भी कंट्री कैसे डेवलप होता है, सिर्फ नेशनलिज्म से हो जाएगा? नेशनलिज्म का क्या है, एक फीलिंग्स है, और फीलिंग्स बुरा भी होता है, अच्छा भी होता है। किसी भी कंट्री को, किसी भी स्टेट को डेवलप होने के लिए इकोनॉमिकली अच्छा होना चाहिए। तो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उस समय क्या, बहुत सारे, उससे पहले क्या था, फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी 1789 से पहले कोई मर्चेंट अगर फ्रांस में आता था तो उसको 11 अलग अलग जगहों से गुजरना पड़ता था, हर जगह 5% टैक्सेस देने पड़ते थे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान क्या हो गया, वो टैक्सेशन रिलीज कर दिया गया, कम कर दिया गया, ताकि मार्केटिंग ज्यादा हो, ट्रेडिंग ज्यादा हो, इसलिए फ्रांस ज्यादा डेवलप कर सके। और पहले क्या था फ्रांस में, उसको मेजर करने के लिए अलग अलग वेट्स यूज किए जाते थे, अलग अलग करेंसीज था, तो उसको कम कर दिया गया, मतलब स्टैंडर्डाइज कर दिया गया कि पूरे फ्रांस में एक ही तरह का वेट और मेजरमेंट यूज किए जाएंगे। अब सोचिए ऐसा क्यों किया गया था, क्योंकि यहाँ का ट्रेडिंग अच्छा हो, ट्रेडिंग अच्छा होगा तो लोग डेवलप करेंगे, फ्रांस डेवलप करेगा। तो ये कहीं भी रिवोल्यूशन होता है तो जो आम लोगों को या जो डे टू डे लाइफ कैसे इंप्रूव होगा, कैसे लोग खुश रहेंगे, इस बात पर ध्यान दिया जाता है।
इसी समय जो वहां का स्टैंडर्ड यूनिट था, जो नापने जोखने का जो तराजू बोलते हैं, जो पैरामीटर्स था, उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया। पूरे फ्रांस में एक ही था। इससे पहले क्या था, अलग अलग था, हर एक स्टेट में जाने पर अलग अलग मिलता था, तो उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया। जो टैक्स था उसको कम कर दिया गया। Regional dialects were discouraged French as it was spoken and the written in Paris become the common language of the nation। और पूरे फ्रांस का जो ऑफिशियल लैंग्वेज बन गया क्या, फ्रेंच। फ्रेंच को पूरे फ्रांस का ऑफिशियल लैंग्वेज अनाउंस कर दिया गया। नाउ वी आर गोइंग टू, अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन। इसके आगे क्लास में फिर आगे पढ़ेंगे। बताइएगा दोस्तों ये कैसा लगा वीडियो, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, पढ़िएगा, एंजॉय करिएगा। थैंक यू।